बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डाटा कम्युनिकेशन के लेक्चर नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पे मिल सके और आप उससे बार वक्त फ़ायदा उठा सकें। तो हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी डाटा कम्युनिकेशन CS 601 के शॉर्ट लेक्चर्स की। इसमें अब तक हमने लेक्चर नंबर 9, 10, 11 और 12 कवर कर लिए हैं और अब आज के इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 13 को कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो लेक्चर नंबर 13 के अंदर हमने देखना है जी, इफ़ टू कंप्यूटर्स ऐड डाटा एट द सेम टाइम अ कोलिजन विल अकर। हमने लास्ट टाइम कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, डाटा लिंक लेयर को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है इस चैप्टर का वो है ईथरनेट। ईथरनेट को समझने से पहले हम इसका थोड़ा सा प्रीवियस एक दफ़ा देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने जो डाटा लिंक लेयर देखा था, डाटा लिंक लेयर के अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी थी। तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि डाटा लिंक लेयर के अंदर हमने देखा था कि अगर दो नोड्स सेम टाइम में डाटा सेंड करना शुरू कर देते हैं, डाटा ट्रांसमिट करना शुरू कर देते हैं, तो डाटा के अंदर कोलिजन आ जाती है। अब इस कोलिजन से बचने के लिए क्या करते हैं वो नोड्स, क्या करते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं। सिंपल प्रोटोकॉल्स यूज़ होता था हमारा। उसके बाद हमने स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी, CSMACD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। इस प्रोटोकॉल को भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ईथरनेट, और ईथरनेट के हवाले से हम देखेंगे कि ईथरनेट है क्या चीज़। ये दोनों पॉइंट्स ऊपर वाले मैंने स्लाइड्स वाले ऐड किए हुए हैं, इनको आप देख लीजिएगा। नीचे से मैं आपको इनकी डिटेल पढ़ के बता देता हूँ। कहता है ईथरनेट इज़ अ फैमिली ऑफ वाइड कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजीज कॉमनली यूज इन लोकल एरिया नेटवर्क्स, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स एंड वाइड एरिया नेटवर्क्स। ईथरनेट एक ऐसी कंप्यूटर नेटवर्क्स की एक फैमिली के साथ बिलोंग करता है जो हम लोकल यानी कि लैन नेटवर्क्स, मैन नेटवर्क्स और वैन नेटवर्क्स के अंदर बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। इट वाज कमर्शियली इंट्रोड्यूस्ड इन 1980 and first standardized in 1983 as IEEE 802.3। ये सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस हुआ था ये 1980 की दहाई में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद जो फर्स्ट टाइम क्या लें कि 1980 के ईयर में ये इंट्रोड्यूस हुआ था और फर्स्ट टाइम इसको जब इम्प्लीमेंट किया गया था 1983 में इम्प्लीमेंट किया गया था। और इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट किया गया था मतलब बाकायदा। इस प्रोजेक्ट को IEEE 802 के नाम से जाना जाता है। ईथरनेट हैज़ सिंस बीन रिफाइंड टू सपोर्ट हायर बिट रेट एंड ग्रेटर नंबर ऑफ नोड्स। ईथरनेट के क्या करते हैं हम, ईथरनेट हम किस लिए यूज़ करते हैं, हम तो डाटा लिंक लेयर के अंदर भी दूसरे प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे थे, तो ईथरनेट की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। ईथरनेट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम अपना हाई जो डाटा रेट है वो हाई करके उसको सेंड कर सकें, नेटवर्क्स के अंदर बहुत ज़्यादा नोड्स को यूज़ कर सकें। उसके अलावा ईथरनेट का और क्या काम है जी, एंड लॉन्गर लिंक डिस्टेंसेस, और हमारे जो डिस्टेंस होते हैं लिंक्स के उनको हम मज़ीद लॉन्ग कर सकें। बट रिटेन मच बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, लेकिन कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐसी होती थी जो बहुत ज़्यादा क्या लेके इसके अंदर दूसरी चीज़ों के निस्बत कम है, इनकी कंपैटिबिलिटी कम है। ओवर द टाइम ईथरनेट हैज़ लार्जली रिप्लेस्ड competing wide LAN technologies such as टोकनिंग, FDDI एंड ARCnet। कहता है टाइम के साथ साथ इसके अंदर डेवलपमेंट होती गई है और इसके अंदर मज़ीद डेवलपमेंट कर हमने इसके अंदर कोड सी स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई कर दिया है। टोकनिंग को इसके अंदर ऐड कर दिया है, FDDI और ARCnet को हमने इसके अंदर ऐड कर दिया और ये वाली सारी टेक्नोलॉजीज़ हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। इट इज़ अ वे ऑफ, अब नीचे जो आपने एक्चुअल चीज़ याद रखनी है पेपर के अंदर अगर क्वेश्चन आए तो लिखने के लिए, तो इट इज़ अ वे ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स टुगेदर इन लैन नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए एक प्रोसेस हम यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं ईथरनेट। इट हैज़ बीन द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ लिंकिंग कंप्यूटर्स टुगेदर इन लैन सिंस 1990 से लेकर ये यूज़ होता आ रहा है। द बेसिक आइडिया ऑफ इट्स डिज़ाइन इज़ दैट मल्टीपल कंप्यूटर्स हैव एक्सेस टू इट एंड कैन सेंड डाटा एट एनी टाइम। इसका जो बेसिक पर्पस था वो हमने ऊपर जो CSMACD के अंदर हमने जो चीज़ डिस्कस की थी, ऊपर डाटा लिंक लेयर के अंदर भी हमने चीज़ डिस्कस की थी कि अगर सेम टाइम पे दो कंप्यूटर्स हमारा डाटा सेंड करते हैं तो उनके अंदर कोलिजन आ जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है, हम डाटा के वायर के छोटे छोटे पार्टीशंस होते हैं,
उनके थ्रू एक से ज़्यादा नोड्स सेम टाइम में डाटा सेंड कर सकती हैं और वो डाटा आपस में कोलाइड भी नहीं होता और सेफली अपने अपने पाथ्स के ऊपर ट्रैवल भी कर सकता है। उसके बाद प्रोजेक्ट जहाँ दो हमने देखा था, इसके अंदर सबसे पहला इंट्रोड्यूस हुआ था, उस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट क्या था। इन 1985 द कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ द IEEE स्टैंड्स द प्रोजेक्ट कॉल्ड प्रोजेक्ट 802 टू सेट स्टैंडर्ड to enable intercommunication among equipment from a variety of manufacturers. Project 802 did not seek to replace any part of the OSI model or TCP/IP protocol suite. ये जो प्रोजेक्ट था इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि किसी OSI मॉडल को रिप्लेस करता, बल्कि ये एक और तरह का प्रोजेक्ट था, एक कह लें कि प्रोटोकॉल के टाइप इसको हम यूज़ करते रहे हैं। अ वे ऑफ स्पेसिफाइंग फंक्शन ऑफ द फिजिकल लेयर एंड द डाटा लिंक लेयर ऑफ मेजर लैन प्रोटोकॉल्स। उसके बाद इसकी डायग्राम है, डायग्राम के अंदर वो दिखाया गया कि हमारे पास दो LLC होती है, लॉजिक लिंक कंट्रोल होता है, और उसके बाद मैक होता है, मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। LLC जो है हमारी, उसके अंदर हम जो स्ट्रेटजी यूज़ होती है वो हमारी होती है फ्लो कंट्रोल, हमारा LLC के अंदर आ जाता है। फ्लो कंट्रोल के साथ इसका एरर कंट्रोल आ जाता है, एरर कंट्रोल के साथ इसकी फ्रेमिंग आ जाती है। लेकिन जो हमारी दूसरी है मैक है, मैक के अंदर हमारे पास आ जाता है जी प्रोटोकॉल्स, सॉरी पार्ट्स ऑफ फ्रेमिंग इसके अंदर भी आ जाते हैं, और तो ये चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। उसके बाद टॉपिक नंबर 181 है ईथरनेट एवोल्यूशन। टॉपिक 181 के अंदर हमने ईथरनेट की एवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करनी है। हमने देखना है कि हमने जब फर्स्ट टाइम ईथरनेट इंट्रोड्यूस किया था तो उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ थी, उसके बाद हमने उसके अंदर डेवलपमेंट की, तो उसके बाद उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़, कौन कौन से फीचर्स ऐड होते गए। तो ईथरनेट लैन वाज डेवलप्ड इन 1970। लैन के लिए जो ईथरनेट डेवलप हुआ था वो 1970 के अंदर हुआ था। सेंस देन इट हैज़ गोन थ्रू 4 जनरेशंस। उसके बाद फिर इसके अंदर डेवलपमेंट होती गई और इसकी 4 जनरेशंस हैं। अब सबसे पहले जी ईथरनेट, स्टैंडर्ड ईथरनेट, इसके अंदर हम 10 MB पर सेकंड डाटा ट्रैवल कर सकते हैं, डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी फास्ट ईथरनेट। फास्ट ईथरनेट के अंदर हम 100 मेगाबिट्स या 100 MB पर सेकंड डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। उसके बाद गीगाबिट इंटरनेट आ जाता है, इसके अंदर हम 1 GB तक जो पर सेकंड में डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। उसके बाद 10 गीगाबिट इंटरनेट आ जाता है, इसके अंदर हम 10 GB पर सेकंड तक जो है ना डाटा को ट्रैवल करवा सकते हैं। ये इसकी डायग्राम बनी हुई है। डायग्राम के बाद हमारा जो अगली जो हेडिंग है वो आती थी स्टैंडर्ड ईथरनेट के बारे में कुछ हम डिटेल में देखते हैं। द ओरिजिनल ईथरनेट टेक्नोलॉजी विद द डाटा रेट ऑफ 10 Mbps इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड ईथरनेट। हमारी जो ओरिजिनल ईथरनेट की जो फर्स्ट कैटेगरी थी, ईथरनेट की जो फर्स्ट टाइम हमने जो इंट्रोड्यूस किया था और उसका जो डाटा रेट था वो 10 Mbps था, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड ईथरनेट। मोस्ट इम्प्लीमेंटेशन हैव मूव टू लेटर एवोल्यूशन। इसके बाद बहुत ज़्यादा इसके अंदर एवोल्यूशन हुई। स्टिल सम फीचर्स ऑफ स्टैंडर्ड ईथरनेट हैज़ नॉट चेंज ड्यूरिंग द एवोल्यूशन। अब कहते हैं कि इसके कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो एवोल्यूशन के दौरान चेंज नहीं हुए, वो वही के वही हैं। स्टैंडर्ड ईथरनेट के हवाले से कुछ नीचे एक दफ़ा देख लेते हैं, नीचे कुछ लिखा हुआ है। अ स्टैंडर्ड ईथरनेट network can transmit data at the rate up to 10 Mbps per second. Other LAN types including token ring, fast Ethernet, gigabit Ethernet, 10 gigabit Ethernet, fiber distributed data interference FDDI जिसको बोलते हैं, asynchronous ट्रांसफ़र मोड यानी कि जिसको ATM बोलते हैं, एंड लोकल टॉक्स। उसके बाद कनेक्शन एंड अनरिलायबल सर्विसेज आ जाती हैं। ये हमारी स्टैंडर्ड ईथरनेट हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कनेक्शन लेस एंड अनरिलायबल क्या चीज़ होती हैं, हम जिस तरह पीछे भी एक टॉपिक के अंदर एक चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि कनेक्शन लेस का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि दो नोड्स के दरमियान कोई फिज़िकल कनेक्शन नहीं हो, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि जो हम डाटा सेंड कर देते हैं उन फ्रेम्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता। ईच फ्रेम इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स। इसके अंदर होता यह है कि इनका आपस में फ़िज़िकल कनेक्शन तो होता है, लेकिन कनेक्शन लेस टर्म यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं इसका मतलब ये होगा कि हमने जो एक पैकेट डाटा का सेंड किया है उसका डाटा के किसी दूसरे पैकेट के साथ कोई लिंक नहीं होगा। अगर हमने कोई दूसरा पैकेट सेंड करना है तो उसके अंदर एक सेपरेट मैसेज होना चाहिए भी। नो कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट और टीयर डाउन प्रोसेस। इसके अंदर हमने कोई फिजिकल कनेक्शन को नए सिरे से इस्टेब्लिश करके उसको टीयर डाउन करने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद द सेंडर में ओवरवेल्म रिसीवर विद फ्रेम एंड फ्रेम्स आर ड्रॉप्ड। It frames drop sender will not know about it unless we are using a TCP transport। ठीक है, Ethernet is
अब अनरिलायबल सर्विसेज है नीचे तीनों। ईथरनेट इज अनरिलायबल लाइक IP एंड UDP। ईथरनेट इफ अ फ्रेम इज करप्टेड रिसीवर साइलेंटली ड्रॉप्स इट। अगर कोई फ्रेम करप्ट हो जाता है तो रिसीवर क्या करता है, उसको खामोशी से ड्रॉप कर देता है। लेफ्ट टू हाई लेवल प्रोटोकॉल्स टू फाइंड आउट अबाउट इट। उसके बाद ईथरनेट फ्रेम फॉर्मेट के ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। हम इसको डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे कि ईथरनेट का फ्रेम जो हमारा होता है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले देखिए, आपको लेफ्ट साइड पे एक रेड कलर का एरो नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो इसके अंदर पहला जो पैकेट है वो है पैरामेबल। पैरामेबल के अंदर क्या होता है, फिजिकल लेयर्स होती हैं, हेडर्स होता है, और इसके अंदर हमारे 7 बाइट्स होते हैं। 7 बाइट्स के साथ उसके बाद SFD है। SFD के अंदर हमारा 1 बाइट होता है। ये कहते हैं SFD स्टार्ट फ्राम डेलीमीटर्स फ्लैग। ये एक डेलीमीटर फ्लैग के तौर पर यहाँ से स्टार्ट होता है। हम जब यहाँ से ये दोनों कह लें कि पैरामेबल और SFD जब ये किसी रिसीवर के पास पहुँचता है तो रिसीवर अलर्ट हो जाता है अपने तौर पे एक न्यू पैकेट को रिसीव करने के लिए। उसके बाद डेस्टिनेशन एड्रेसेस होते हैं। डेस्टिनेशन एड्रेसेस के अंदर हमारे पास 6 बाइट्स होते हैं। उसके बाद सोर्स एड्रेसेस होते हैं, यहाँ पे भी 6 बाइट्स होता है। उसके बाद टाइप्स आ जाती हैं। टाइप्स के हमारे पास 2 बाइट्स होते हैं। उसके बाद डाटा पैडिंग आ जाती है। डाटा पैडिंग के अंदर हमारे पास सारी यूज़र इन्फॉर्मेशन होती है, बाकी सारा जो एक्चुअल डाटा हमने सेंड करना हुआ होता है वो आ जाती है। अब यहाँ पे देखें पे लोड, यानी कि डाटा पैडिंग के अंदर हमारे पास जो मिनिमम लेंथ होती है वो 46 बाइट्स की होती है, और अगर मैक्सिमम लेंथ की बात करें तो वो 1500 बाइट्स की तक होती है। और हम होल फ्रेम की बात करें, अगर ये पूरे फ्रेम की पैरामेबल से लेकर CRC तक, तो ये हमारा मिनिमम जो लेंथ बन जाती है 512 बिट्स, या कह लें कि 64 बाइट्स, और जिसकी मैक्सिमम लेंथ बनती है वो 12,144 बिट्स और 1518 बाइट्स। तो ये हमारी फ्रेम फॉर्मेटिंग होती है इसके अंदर, ईथरनेट के अंदर। उसके बाद टॉपिक 183 आ जाता है। इसके बाद हमने एड्रेसिंग इन स्टैंडर्ड ईथरनेट के अंदर हमने एड्रेसिंग की बात करनी है कि स्टैंडर्ड ईथरनेट के हमारे एड्रेसेस किस टाइप के होते हैं। ईच स्टेशन ऑन ईथरनेट हैज़ इट्स ओन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। कोई भी स्टेशन जो होता है ईथरनेट के अंदर उसके पास एक अपना इंटरफेस कार्ड होता है, हर एक के पास अलग अलग इंटरफेस कार्ड होता है। अब एवरी NIC हैज़ गोट अ यूनिक लिंक लेयर एड्रेस। हर NIC के पास एक यूनिक लिंक लेयर एड्रेस भी होता है। एक यूनिक NIC होता है, हर यूनिक NIC के पास एक यूनिक लिंक लेयर एड्रेस होता है। उसके बाद क्या होता है जी, द NIC फर्स्ट इनसाइड द स्टेशन एंड प्रोवाइड्स द स्टेशन विद अ लिंक लेयर फिजिकल एड्रेसेस। उसके बाद द ईथरनेट एड्रेसेस इज अ 6 बाइट, यानी कि 48 बिट्स नॉर्मली रिटन इन हेक्साडेसिमल नोटेशंस विद अ कॉलन बिटवीन द बाइट्स। अब हम इसके अंदर जो डाटा सेंड करते हैं वो हम हेक्साडेसिमल नोटेशंस में लिखते हैं और कॉलन डाल के उनके अंदर सेपरेट करके लिखते हैं। नीचे एग्जांपल दी हुई है 4A कॉलन 30 कॉलन 10 कॉलन 21 कॉलन 10 कॉलन 1A ट्रांसमिशन ऑफ एड्रेस बिट्स। अब ये हमने एड्रेस असाइन तो कर लिया, एड्रेसेस को देख लिया कि एड्रेसेस किस टाइप के होते हैं। अब अगर हमने एड्रेस को ट्रांसमिट करना है तो वो हम उसका क्या तरीकाकार होगा वो हम देखते हैं नीचे ज़रा डिटेल में। हाउ द एड्रेसेस, यानी कि ये जो एड्रेस दिया हुआ है 47 कॉलन 20 कॉलन 1B कॉलन 2E कॉलन 08 कॉलन EE इज़ अ सेंट आउट ऑनलाइन। इसको हमने ईथरनेट के अंदर सेंड करना है तो हम इसको किस तरह करेंगे, तो हमने इसको लिखा कैसे हुआ है, हेक्साडेसिमल नोटेशन के अंदर हमने इसको लिखा हुआ है। हमने इसको सेंड किस तरह करना है, कहते हैं जी द एड्रेस इज सेंट लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट से हम सेंड करेंगे, यहाँ से उसको सेंड करना स्टार्ट करेंगे, इस तरफ से 47 वाली तरफ से इसको सेंड करना स्टार्ट करेंगे। करना क्या है, बाइट बाय बाइट, हमने इसको बाइट बाय बाइट सेंड करना है। अब अगर ये 47 की बात करें तो ये हमें इस तरह हेक्साडेसिमल नोटेशंस को देख के पता नहीं चलेगा कि बाइट कितने में आ रहा है, ये कितने बाइट्स का डिजिट है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको बाइनरी में कन्वर्ट्स करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट्स करने के बाद हम क्या करेंगे, उनके बाइट्स बना लेंगे। अब वो हम इसको बाइट्स बाय बाइट्स सेंड करेंगे। अब इसको सेंड करने की एक ट्रिक ये है कि हमारे पास जो बाइनरी नोटेशन आ जाएगी, हमने लेफ्ट मोस्ट बिट को सबसे पहले सेंड करना है। यानी कि डाटा ये हमारे पास 47 की बाइनरी आ चुकी है, इसको हमने 0 से सेंड नहीं करना। अब करना तो पहले 47 के डाटा को सेंड है। हमने लेफ़्ट टू राइट यहाँ पे देखा कि यहाँ से लेफ़्ट टू राइट जाना है, लेकिन यहाँ पे जब बाइनरी बना लेंगे फिर हमने राइट टू लेफ़्ट जाना है। यानी कि पहले 1 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0।
इस तरह ये सारे डाटा को हम क्या करेंगे, सेंड करेंगे। उसके बाद नीचे एक डायग्राम दी हुई है, डायग्राम के अंदर वो बता रहा है कि अगर लेफ्ट मोस्ट बिट डाटा की पहचान किस तरह करेंगे हम। अगर हमारा लेफ्ट मोस्ट बिट ये राइट मोस्ट बिट क्या होगा, 0 होगा तो ये यूनिकास्ट होगा, अगर ये 1 होगा तो ये मल्टीकास्ट होगा। उसके बाद जनाब हमारा नीचे एग्जांपल है, एक एग्जांपल के अंदर उन्होंने बताया हुआ है हमें कि हम इन एड्रेसेस को डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं, हम इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। ये नीचे 3 टाइप्स दी हुई हैं। सबसे पहले है 4A 30 10 21 10 1A, और इसके बाद दूसरा और तीसरा। कहते हैं टू फाइंड द टाइप ऑफ एड्रेस वी नीड टू लुक एट द सेकंड हेक्साडेसिमल डिजिट फ्रॉम द लेफ़्ट साइड से हमने सेकंड हेक्साडेसिमल डिजिट को देखना है, उसको कंसीडर करना है। उसके बाद करना क्या है, इफ़ इट इज़ इवन द एड्रेस इज़ यूनिकास्ट। अब देखें ये ए है हमारे पास, तो ए को हम किस तरह कंसीडर कर सकते हैं। ए को तो हम इवन या ऑड की कैटेगरी में डिफ़ाइन नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसकी बाइनरी ले लेंगे। तो हमने जो भी एड्रेस को डेफिनेशन देनी है यूनिकास्ट की या मल्टीकास्ट की, हमने उसकी बाइनरी की बेस पे देनी है, ना कि उस नंबर की बेस पे। हम ए की 7 की और एफ़ की जब हम सारे एफ़ आ जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये ब्रॉडकास्ट है। जब नीचे देखें लिखा हुआ है दिस एड्रेस इज़, यानी कि जो पहला एड्रेस है इज़ अ यूनिकास्ट एड्रेस बिकॉज ए इन बाइनरी इज़ 1010 और 0 क्या है हमारा, इवन है। ये वाला बिट हमने देखना है, जो लास्ट मोस्ट बिट होता है उसको हमने कंसीडर करना होता है। लास्ट मोस्ट बिट हमारा 0 है और 0 हमारा क्या होता है, इवन नंबर होता है। उसके बाद 7 की जगह अगर हम बाइनरी निकालेंगे तो 7 की बाइनरी हमारे पास लास्ट मोस्ट बिट जो आता है वो हमारे पास आ जाता है ऑड। तो ऑड अगर होगा तो ये हमारे पास होगा मल्टीकास्ट, और अगर इवन होगा तो ये हमारे पास होगा यूनिकास्ट, और अगर सारे एफ़ होंगे तो ये हमारे पास होगा ब्रॉडकास्ट। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईथरनेट है, इसको हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है और इसकी वर्किंग कैसे करती है, ये सारा इस डायग्राम के अंदर है। हम ऊपर से एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। कहते हैं एज वी नो ऑल द फ्रेम्स इन ईथरनेट बाय नेचर इज़ ब्रॉडकास्ट। ईथरनेट के अंदर हमारे पास जो जितने भी फ्रेम्स होते हैं बाय नेचर वो ब्रॉडकास्ट होते हैं। अब कहता है कि इफ़ द ऑल फ्रेम्स आर ब्रॉडकास्ट देन हाउ वी नो विच ऑफ द यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट। ऊपर हमने बात की यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट एड्रेसेस की, और नीचे कह रहा है कि हर फ्रेम क्या होता है, बाय नेचर ब्रॉडकास्ट होता है। लेकिन अब यहाँ पे इतजाद ये पैदा हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर बाय नेचर वो बाय नेचर वो ब्रॉडकास्ट होता है तो फिर यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया। तो उसका आंसर देता है जी, द आंसर इज़ वी नो दैट बाय स्पेसिफाइंग द वे दीज फ्रेम्स आर एक्चुअली ट्रीटेड व्हेन दे रीच एट डेस्टिनेशन। यानी कि जब वो फ्रेम्स अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे तब उनके साथ क्या मामलात पेश आएंगे, तब उनको जो रिसीवर है उनको किस तरह एक्सेप्ट करता है, उस बेस पे हम इनको यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट की कैटेगरी में डिफ़ाइन करते हैं। अदरवाइज़ बाय नेचर या बाय सेंडिंग ये सारे ब्रॉडकास्ट होते हैं। अब नीचे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। हमने नोड ए से क्या किया, ये हमारी सोर्स नोड है, यहाँ से हमने एक डाटा सेंड किया, कुछ वैल्यूज़ उसको दी, हमने कुछ एड्रेसेस उसको दिए। एक एड्रेस क्या लें कि हमने आईपी एड्रेस दिया है, डाटा लिंक लेयर एड्रेस दिया है। उसके बाद हमने कुछ और सारे जितने भी एड्रेसेस होते हैं वो हमने सेंड किए हैं, जी तक हमने सेंड करने हैं। तो डाटा यहाँ से आएगा, ए में जाएगा, बी में जाएगा, चेक करेगा मैच नहीं हो रहा, वापस सी में जाएगा, यहाँ पे भी इवन के एफ़ तक ये मैच नहीं करेगा आपस में। जब ये एफ़ तक मैच नहीं करेगा, जी में जाएगा और यहाँ पे मैच कर जाएगा, तो यहाँ से उसको एक्सेप्टनेस मिल जाएगी। अब वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा, डाटा इसके अंदर रिसीव हो जाएगा। अब यहाँ पे जब डाटा रिसीव होगा तो वो उसको कंसीडर करेगा इस बाइनरी की बेस पे कि ये इवन आया, ऑड आया, या इवन आया, यूनिकास्ट आया, या मल्टीकास्ट है। ये तो हो गया इसकी डेस्टिनेशन पर पहुंचने की कैटेगरी के हवाले से। बाय नेचर हम इसको देखें तो ये बाय नेचर ब्रॉडकास्ट या देखें ये सारे नोड से गुजर के आया, यही इनके दरमियान फ़र्क था। उसके बाद टॉपिक नंबर 184 के अंदर हमने डिस्कस करना है एक्सेस मेथड इन स्टैंडर्ड ईथरनेट। स्टैंडर्ड ईथरनेट के अंदर एक्सेस मेथड किस तरह होता है, डाटा को किस तरह ट्रैवल किया जाता है, किस तरह ट्रांसमिट किया जाता है, उसको एक्सेस किस तरह किया जाता है, ये सारी हम चीज़ें पढ़ेंगे। कहते हैं जी द सिंस द नेटवर्क दैट यूजेस द स्टैंडर्ड ईथरनेट प्रोटोकॉल इज़ ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईथरनेट प्रोटोकॉल के अंदर हम जो नेटवर्क यूज़ करते हैं, जो हम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, ब्रॉडकास्ट होता है। वी नीड टू यूज़ एन एक्सेस मेथड टू कंट्रोल एक्सेस टू द शेयरिंग मीडियम। इस शेयरिंग मीडियम के अंदर हम डाटा को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड्स, एक्सेस करने के लिए कुछ मेथड यूज़ करते हैं।
अच्छा, द स्टैंडर्ड इथरनेट चूज CSMA CD विद वन परसिस्टेंट मेथड। अब जो तीनों परसिस्टेंस मेथड हमने डिस्कस किए थे, ये स्टैंडर्ड इथरनेट क्या करता है, उसी CSMA CD को यूज़ करता है, किसी एक परसिस्टेंट मेथड के अकॉर्डिंग उसको लेके चलता है और उसके थ्रू हम इसको क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, सारा डाटा हमारा ट्रांसमिट होता है। वही एग्जांपल है, हम जब यहाँ से डाटा को सेंड करते हैं G तक या H तक, जिस भी नोड तक हमने सेंड करना है, तो हम क्या करेंगे, परसिस्टेंस मेथड को यूज़ करेंगे। परसिस्टेंस मेथड के अंदर हमने क्या पढ़ा था, I परसिस्टेंस और P परसिस्टेंस और नॉन परसिस्टेंस। ये आप जो है ना प्रीवियस टॉपिक्स देख सकते हैं, मैं इनको यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करूँगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। उसके बाद टॉपिक नंबर 185 है द एफिशिएंसी ऑफ स्टैंडर्ड ईथरनेट। हमने बाकी सारी चीज़ें तो ईथरनेट के बारे में पढ़ रही हैं, अब ईथरनेट की एफिशिएंसी क्या होती है, किस टाइप की एफिशिएंसी हमें ईथरनेट प्रोवाइड करता है। द रेशो ऑफ द टाइम यूज्ड बाय द स्टेशन टू सेंड डाटा टू द टाइम द मीडियम इज ऑक्यूपाइड बाय दिस स्टेशन। एफिशिएंसी से मतलब ये होता है हमने एक स्टेशन से डाटा सेंड किया और दूसरे स्टेशन पे वो डाटा रिसीव हुआ, इस दौरान उसकी जो एक्चुअल स्पीड होगी, ये उसकी एक किस्म की क्या कह लें कि इसकी एफिशिएंसी होगी, क्योंकि हम इसकी स्पीड के हवाले से बात करते हैं। ईथरनेट को हमने स्पीड के हवाले से कंसीडर किया हुआ है, तो स्पीड के हवाले से जब हम कंसीडर करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी भी स्पीड के हवाले से ही हम डिफाइन करेंगे। द प्रैक्टिकल एफिशिएंसी ऑफ स्टैंडर्ड ईथरनेट हैज़ बीन मेजर्ड टू बी, हम इसको फार्मूला के थ्रू कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। फार्मूला क्या है एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1/1 + 6.4 मल्टीप्लाई बाय ए। अब कहता है जी ए क्या है यहाँ पे, द नंबर ऑफ फ्रेम्स दैट कैन फिट ऑन अ मीडियम। हमने एक मीडियम के अंदर जितने फ्रेम्स सेंड करने हैं वो नंबर ऑफ फ्रेम्स हमारा होगा ए। लेट कर लें कि हमने 10 फ्रेम सेंड करने हैं, तो अब हम क्या करेंगे 1/1 + 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये सारी कैलकुलेशन हम करके तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा एफिशिएंसी इसकी। उसके बाद ये नीचे एग्जांपल दी हुई है, इन अ स्टैंडर्ड ईथरनेट विद द ट्रांसमिशन रेट ऑफ 10 Mbps, यानी कि उसकी ट्रांसमिशन रेट कितना है 10 MB/s है। वी एज्यूम दैट लेंथ ऑफ द मीडियम इज 2500 मीटर्स। लेंथ कितनी है मीडियम की 2500 मीटर्स है, एंड द साइज ऑफ द फ्रेम इज़ 512 बिट्स, और जो जो फ्रेम का साइज़ है वो 512 बिट्स है। इससे हमने क्या करना है, एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तो एफिशिएंसी का डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला यहाँ पे यूज़ हम नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोपिगेशन डिले फाइंड करेंगे। प्रोपिगेशन डिले फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले 2500 मीटर्स यानी कि जो हमारा मीडियम की लेंथ है उसको डिवाइड कर देना है किसके साथ है, 2 × 10⁸। ये जो हमारे पास केबल की आई हुई है, प्रोपिगेशन स्पीड ऑफ द सिग्नल इन अ केबल इज़ नॉर्मली, यानी कि जो केबल की प्रोपिगेशन डिले की जो सिग्नल्स की स्पीड्स है उसके ऊपर तो हमारे पास आ जाएगा 12.5 माइक्रोसेकंड्स। उसके बाद ट्रांसमिशन डिले हम फाइंड करेंगे, तो 512 यानी कि फ्रेम का जो साइज़ है उसको डिवाइड कर देंगे 10⁻7 से, ये हमारे पास आ जाएगा 51.2 माइक्रोसेकंड्स। अब ए हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, प्रोपिगेशन डिले ओवर ट्रांसमिशन डिले। तो दोनों की वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद हम फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो ये 39% इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, यानी कि ये इतने % क्या हो गया, इसकी स्पीड तेज़ हो गई है। उसके बाद एक कह रहे हैं जी यहाँ पे नोट दिया हुआ है, इन केस ऑफ आइडल ए अगर हमारे पास यानी कि 0 हो तो हमारी एफिशिएंसी हमेशा क्या होगी, 1 होगी। जब भी ए 0 होगा तो हमारी एफिशिएंसी तब क्या होगी, 1 होगी। तो ये इसको 0 रख के आप एक दफ़ा कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईथरनेट, और इसका नीचे टेबल दिया हुआ है, कह रहे हैं जी 10/5 और मीडियम किस तरह का यूज़ होगा, इसके अंदर थिक कोएक्सियल केबल यूज़ होगी, इसकी मीडियम की लेंथ कितनी होगी, 500 मीटर्स होगी। उसके बाद इनकोडिंग सिस्टम कौन सा यूज़ होगा, मैनचेस्टर इनकोडिंग सिस्टम हम यूज़ करेंगे। उसके बाद 10/2, फिर 10/T, फिर 10/F, और ये सारी इनके अंदर 10/2 के अंदर थिन कोएक्सियल केबल, यहाँ पे थिक थी, यहाँ पे थिन हो गई है, यहाँ पे लेंथ और थी, यहाँ पे लेंथ चेंज हो गई है, और सब के अंदर हम क्या करेंगे, मैनचेस्टर इनकोडिंग सिस्टम ही यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने इनकोडिंग इन स्टैंडर्ड ईथरनेट, ये इसकी डायग्राम है, ये एक अलग से डायग्राम है, यहाँ से डाटा सेंड होगा मीडियम के थ्रू, यहाँ पे जाएगा, डी कोड होगा, ये सारा इसका जो है ना सारा सिस्टम चलता है। उसके बाद हम अब इन जो है ना ये हमने चीज़ें पढ़ी हैं, इनको हम डिटेल में देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन किस किस तरह होगी। स्टैंडर्ड ईथरनेट के बाद हमारी जो दूसरी कैटेगरी बनती थी ईथरनेट के अंदर, जो हमने ऊपर 4 टाइप्स पढ़ी थी, उनमें फास्ट ईथरनेट सेकंड नंबर पे था। तो अब हम फास्ट ईथरनेट को देखते हैं।
In the 1990s, Ethernet made a big jump by increasing the transmission rate to 100 Mbps, and the new generation was called the fast Ethernet. 1990 में ईथरनेट की अंदर एक एवोल्यूशन हुई, जिसके अंदर हमने एक ईथरनेट की टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ा जंप लिया। बहुत ये कह लें कि 10 मेगाबिट से एकदम 100 मेगाबिट्स पर इसकी जो है ना ट्रांसमिशन रेट कर दिया गया। इसके अंदर इतनी बड़ी एवोल्यूशन कर दी गई एकदम से। टू मेक इट कंपैटिबल विद द स्टैंडर्ड ईथरनेट, इसको स्टैंडर्ड ईथरनेट की तरह स्टैंडर्ड ईथरनेट के साथ कंपैटिबल करने के लिए द मैक सब लेयर वाज लेफ्ट अनचेंज्ड। तो मैक सब लेयर को अनचेंज्ड छोड़ दिया गया, यानी कि मैक सब लेयर को इस मैक सब लेयर की चेंजिंग नहीं की गई इसके अंदर। तो अब ये होगा कि मैक सब लेयर के साथ इसको हम स्टैंडर्ड ईथरनेट के साथ अटैच कर सकते हैं, उसके साथ हम इसको मिक्सअप करके यूज़ कर सकते हैं। बट द फीचर ऑफ स्टैंडर्ड ईथरनेट दैट डिपेंड्स ऑन द ट्रांसमिशन रेट हैड टू बी चेंज्ड। लेकिन जो ट्रांसमिशन रेट था ये हमारा चेंज हो गया। जाहिर सी बात है, जब हमने ट्रांसमिशन रेट को चेंज कर देना है तो फिर ये फीचर सेम कैसे रहेगा। टू बी एबल टू हैंडल 100 Mbps डाटा रेट, सेवरल चेंजेस नीड टू बी मेड एट अ फिजिकल लेयर। तो 100 Mbps डाटा रेट को ट्रांसमिट करने के लिए हमें फिजिकल लेयर के अंदर भी बहुत ज़्यादा क्या करनी पड़ी, चेंजिंग करनी पड़ी। इन कंप्यूटर नेटवर्किंग फास्ट इथरनेट फिजिकल लेयर्स कैरी ट्रैफिक एट द नॉमिनल रेट ऑफ 10 Mbps 100 Mbps। द पीरियर इथरनेट स्पीड वाज 10 Mbps। जो पिछला इथरनेट के हमारा स्टैंडर्ड इथरनेट का था उसके अंदर जो स्पीड थी वो 10 Mbps थी। ऑफ द फास्ट इथरनेट फिजिकल लेयर्स 100 बेस TX इज बाय फॉर द मोस्ट कॉमन। इसके अंदर हमने फिजिकल लेयर के अंदर या कुछ फिजिकल लेयर के अंदर भी कुछ एवोल्यूशन की, तो उसको भी हम अब देखेंगे आगे चल के कि 100 बेस TX फिजिकल लेयर क्या थी और इसके अंदर हम किस तरह इसको जो है ना डाटा को ट्रांसमिट करते थे। फास्ट इथरनेट की कुछ गोल्स थे, उन गोल्स को हम देखते हैं कि फास्ट इथरनेट के गोल्स क्या क्या थे, किस चीज़ के लिए फास्ट इथरनेट को एवोल्यूट किया गया था। अपग्रेड डाटा रेट टू 100 Mbps 100 Mbps यानी कि डाटा रेट को अपग्रेड किया। उसके बाद मेक इट कंपैटिबल विद स्टैंडर्ड इथरनेट, स्टैंडर्ड इथरनेट के मुकाबले में इसको बहुत कंपैटिबल बनाएगा। कीप सेम 48 बिट एड्रेसेस, इसके अंदर भी 48 बिट एड्रेसेस को ही रखा गया, वही सिस्टम सारा हम इसके अंदर भी यूज़ करेंगे। कीप सेम फ्रेम फॉर्मेट को भी हमने इसी के अंदर सेम रखना है। अब ये जो दो फीचर्स थे 48 बिट वाला और फ्रेम फॉर्मेट वाला, ये दो ऐसे फीचर्स हैं या कह लेंगे ये दो ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो स्टैंडर्ड इथरनेट में भी सेम थी और फास्ट इथरनेट और आगे आने वाले सारे इथरनेट टेक्नोलॉजीज़ के अंदर ये तकरीबन सेम रहेंगी। उसके बाद हमने 100 बेस TX के बारे में पढ़ा था कि ये फिजिकल लेयर्स के अंदर हमने कुछ तब्दीली की थी, कुछ चेंजिंग की थी, तो हम इसको देख लेते हैं। द 100 बेस TX इज़ अ प्रोमिनेंट फ्रॉम द फास्ट इथरनेट and connects more than 2 wires within a category of 5 or higher cable। कैटेगरी 5 की हमने ऊपर बेस 5 की केबल को हमने ऊपर पढ़ा है, तो इसके अंदर भी वही केबल यूज़ होगी। अब इसकी मैं आपको बता देता हूँ, नीचे डायग्राम दिखा देता हूँ। देखें तो इसके अंदर हमारे पास T से क्या मुराद है, T से मतलब होता है UTP कैटेगरी की केबल जो होती हैं हम वो इसके अंदर हम यूज़ करते हैं। तो दो केबल्स इसके अंदर हम यूज़ करते हैं। उसके बाद 100 बेस FX, तो F से मैं आपको बता देता हूँ, F से मुराद फाइबर ऑप्टिकल केबल्स होती हैं। इसके अंदर हम 2 फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स को यूज़ करते हैं। यहाँ से आप इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको जो है ना बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। तो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए मैं जो इसको जो है शॉर्ट कर रहा हूँ। 100 बेस T4 100 बेस T4 के अंदर हम क्या करते हैं, UTP केबल्स को ही यूज़ करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 4 UTP केबल्स को यूज़ करेंगे। उसके बाद गीगाबिट इथरनेट आ जाता है हमारा। गीगाबिट इथरनेट क्या होता है, ये हमारी इथरनेट की तीसरी ब्रॉड कैटेगरी के अंदर आ जाता है। पहले हमने स्टैंडर्ड इथरनेट को देखा, उसके बाद फिर फास्ट इथरनेट देखा, उसके बाद अब हमारा गीगाबिट इथरनेट आ गया। गीगाबिट जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर हम 1 गीगाबिट तक जो डाटा है वो ट्रांसमिट करवा सकते हैं। नीड फॉर एन इवन हायर डाटा रेट रिजल्टेड इन द डिज़ाइन ऑफ IEEE स्टैंडर्ड्स 802.3c, मतलब गीगाबिट इथरनेट प्रोटोकॉल 1000 Mbps, ठीक है। 10 थी, फिर 10 से 100 हुई, 100 से फिर यकदम 1000 Mbps होगी। गीगाबिट इथरनेट इज़ अ टर्म यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्किंग टू ट्रांसमिट इथरनेट फ्रेम्स एट गीगाबिट पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 1 GB तक के जो हमारे डाटा है इसके अंदर हम वो सेंड कर सकते हैं। द मोस्ट पॉपुलर वेराइटी 10 बेस T इज़ डिफाइंड बाय द IEEE 802.3 एब स्टैंडर्ड।
It come into use in 1999 and due to its significant improvement over fast Ethernet. ये 1999 में फर्स्ट टाइम यूज़ में आई. उसके बाद फास्ट ईथरनेट एज वेल एज द यूज़ ऑफ केबल एंड इक्विपमेंट, फास्ट ईथरनेट वाज कन्वर्टेड टू wired local area network which are more widely available than previous standard economically as soon. अच्छा, इस सारे पैरे के अंदर जो बात आपने याद रखनी है वो जस्ट ये है कि गीगाबिट के अंदर हम क्या करते हैं, गीगाबिट ईथरनेट के अंदर हम क्या करते हैं, 1 गीगाबिट पर सेकंड तक का हमारा जो डाटा होता है उसको ट्रांसमिट करवा सकते हैं. और इसके अंदर हम जो चीज़ यूज़ करते हैं, जो एज आ फिजिकल लेयर हम जो यूज़ करते हैं वह 1000 बेस टी केबल है, हम उसको यूज़ करते हैं. उसके बाद द गोल्स ऑफ गीगाबिट ईथरनेट, जैसे हम सब के गोल्स पढ़ते हैं, इसके भी कुछ गोल्स होंगे. अपग्रेड डेटा रेट टू 1 गीगाबिट 1 Gbps, यानी कि 1 सेकंड में. इसके अंदर भी हमने क्या करना है, डाटा रेट को अपग्रेड करना है. उसके बाद मेक अ कंपैटिबल विद स्टैंडर्ड और फास्ट ईथरनेट, स्टैंडर्ड और फास्ट ईथरनेट के साथ इसको कंपैटिबल रखना है. यूज़ सेम 48 बिट्स एड्रेस, वही जो हम स्टैंडर्ड ईथरनेट के अंदर यूज़ करते हैं. फ्रेम फॉर्मेट भी हम वही यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर. ये दोनों फीचर्स मैंने आपको बताए थे. इन दोनों फीचर्स के बारे में शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं आपसे और इन दोनों के बारे में MCQs भी पूछ सकते हैं. तो इन दोनों को आपने याद रख लेना कि ये दो फीचर्स ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड ईथरनेट से लेकर सारी एवोल्यूशन के अंदर सेम रहे हैं. कीप सेम मिनिमम एंड मैक्सिमम फ्रेम लेंथ्स, फ्रेम की लेंथ मिनिमम और मैक्सिमम जितनी भी होती है वो भी इसके अंदर सेम थी तीनों के अंदर. द फिजिकल लेयर गीगाबिट ईथरनेट इज मोर कंपैटिबल और मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट इन स्टैंडर्ड और फास्ट ईथरनेट. स्टैंडर्ड और फास्ट ईथरनेट के अंदर हमने फिजिकल लेयर को थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया. कहता है लेकिन इस चीज़ के अंदर गीगाबिट के अंदर हम इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं. उसके बाद आ जाती है मैक सब लेयर, यानी कि जो हमारी फिजिकल सब लेयर है, इसको हम किस तरह यूज़ करेंगे. अ मेन कंसिडरेशन इन द एवोल्यूशन ऑफ ईथरनेट वाज टू कीप अ मैक सब लेयर अनटच्ड. फास्ट ईथरनेट के थ्रू यानी कि मैक सब लेयर को हमने अनटच रखा है अभी तक, लेकिन यहाँ पे आके अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एवोल्यूट करेंगे, इसको भी इसके अंदर भी थोड़ी सी चेंजिंग लाएंगे. टू अचीव द डाटा रेट ऑफ 1 Gbps दिस वाज नो लॉन्गर पॉसिबल. अब ये बहुत ज़्यादा इसके थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं था हमारे लिए. गीगाबिट ईथरनेट हैज़ 2 डिस्टिंक्टिव अप्रोचेस फॉर मीडियम एक्सेस. इस चीज़ को एक्सेस करने के लिए हमने इसके अंदर 2 अप्रोचेस को यूज़ करना है. पहली है हाफ डुप्लेक्स और दूसरी है फुल डुप्लेक्स. इसका कॉन्सेप्ट हाफ डुप्लेक्स का और फुल डुप्लेक्स का आपको पिछली क्लासेस में भी होगा अच्छा खासा, इसलिए हम इनकी बहस पे अभी नहीं जाते. तो अगर कहीं से किसी को भी कुछ समझ नहीं आए तो मैं एज़ यूजुअल हर रिकॉर्डिंग में ये कहता हूँ कि आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके आप मुझसे पूछ सकते हैं. तो अभी भी आपके पास फुल अथॉरिटी है, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं. तो हम चलते हैं अपने अगला इनकोडिंग इन गीगाबिट ईथरनेट. इनकोडिंग इन गीगाबिट ईथरनेट के अंदर हम क्या करते हैं, गीगाबिट ईथरनेट इज़ आइदर अ 2 वायर और अ 4 वायर इम्प्लीमेंटेशन. सॉरी, इसके अंदर हम क्या करते हैं, या तो 2 वायर की इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करते हैं या 4 वायर की इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करते हैं. तो इन केस ऑफ 2 वायर इम्प्लीमेंटेशन इट यूजेस अ फाइबर ऑप्टिकल केबल 1000 Mbps और 1 गीगाबिट. अगर हम 2 वायर इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करते हैं तो इसके अंदर हम फाइबर ऑप्टिकल केबल यूज़ करेंगे या कह लें कि ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज़ करेंगे. तो इसकी जो डाटा रेट होगा वो 1 गीगाबिट पर सेकंड होगा. और 1000 बेस SX इज़ यूज्ड फॉर, यानी कि अगर हम फाइबर 2 केबल्स यूज़ करेंगे ना, फाइबर ऑप्टिक और 1000 बेस SX इज़ यूज फॉर शॉर्ट वेव एंड LX. यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये XL नहीं होगा, LX है फॉर लॉन्ग वेव्स. तो इस वायर की 2 कैटेगरीज हैं, SX और LX. तो SX शॉर्ट वेव्स के लिए और LX लॉन्ग वेव्स के लिए. उसके बाद इन केस ऑफ 4 वायर वर्जन इट यूजेस 1000 बेस T. बेस T से मतलब, अब T का मतलब यहाँ पे हम ट्विस्टेड पेयर्स केबल को यूज़ करेंगे. एंड इट वाज डिजाइंड एंड रिस्पॉन्ड टू यूज़र who already installed the twisted pair cables for fast ethernet. It uses UTP for 1000 base T. अच्छा, ये 4 के हमने इसकी 2 कैटेगरीज पढ़ी हैं कि हम इसके अंदर या तो 2 वायर इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करते हैं या 4 वायर इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करते हैं. अगर तो 2 वायर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम फाइबर ऑप्टिक यूज़ करते हैं या बेस SX यूज़ करते हैं. SX के हमने 2 वर्जन देखे हैं, एक SX है और दूसरा LX है.
तो SX को शॉर्ट वेव्स के लिए और LX को लॉन्ग वेव्स के लिए। उसके बाद हमने अगर इन केस ऑफ 4 वायर वर्जन के अगर हम 4 वायर्स को यूज़ करते हैं इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, तो देन हम उसके अंदर UTP को इंस्टॉल करेंगे। UTP का थ्रू हम अपनी सारी कम्युनिकेशन करेंगे, UTP के थ्रू हम अपना सारा डाटा ट्रांसमिट करेंगे। उसके बाद ये नीचे समरी है, समरी के अंदर वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं। बेस्ड SX 1000 बेस SX फाइबर और शॉर्ट वेव्स के लिए, और इसकी लेंथ कितनी होती है 550 मीटर्स होती है, वायर कितनी होती है 2 होती हैं, और ये इनकोडिंग सिस्टम इसका। उसके बाद 1000 बेस LX है, LX में हम लॉन्ग वेव्स के लिए यूज़ करते हैं। 5000 मीटर इसकी होती है जनाब लेंथ, और 2 वायर्स ही हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। और बेस CX STP हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। 25 मीटर इसकी लेंथ होती है और 2 वायर्स यूज़ होती हैं, और 1000 बेस T4 UTP वायर्स यूज़ होती हैं, और 100 मीटर्स इसकी लेंथ होती है, और 4 वायर्स हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद 10 गीगाबिट ईथरनेट आ गया हमारी लास्ट इसकी कैटेगरी ईथरनेट की। तो 10 गीगाबिट ईथरनेट के अंदर हमने क्या चीज़ देखनी है कि हमारा जो डाटा रेट होता है वो 1 गीगाबिट से अपग्रेड होकर 10 गीगाबिट तक जा पहुँचता है। द आइडिया इज़ टू एक्सटेंड द टेक्नोलॉजी दैट डाटा रेट and the coverage distance so that the Ethernet can be used in LAN and MANs. The IEEE committee created 10 gigabit Ethernet and called it standard 8023A. सिंपल आपने बात याद रखनी है ये कि 10 गीगाबिट ईथरनेट के अंदर हमारा जो डाटा रेट होता है वो 10 गीगाबिट पर सेकेंड हो जाता है। उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, नीचे देख लें इसकी इम्प्लीमेंटेशन। 10G बेस SR मीडियम का होगा इसका, फाइबर ऑप्टिक की 850, और मीडियम लेंथ कितनी होगी 300 मीटर्स। नंबर ऑफ वायर्स कितनी होगी 2 होगी। उसके बाद 10G बेस इसकी होगी LR, और ये सारी इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ से आप याद कर लेंगे। ये आपसे पूछ सकते हैं MCQs के अंदर या शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। तो हमारा लेक्चर नंबर या कह लें कि चैप्टर नंबर 13 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 14 कोशिश की जाएगी कि बहुत जल्दी अपलोड किया जाए। आपसे रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और जहाँ से भी समझ नहीं आती कमेंट्स ज़रूर किया करें अपना फीडबैक कमेंट्स के अंदर। और जिसने बाकी के लेक्चर अभी तक नहीं देखे मेरे डाटा कम्युनिकेशन के, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, और ऊपर आई के बटन पर भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके उनको देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।